नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की प्रश्न श्रृंखला के साथ में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। आपको बने रहना है और बिना स्किप किए आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपसे कोई भी प्रश्न या कोई भी शब्द छूट ना पाए। आप यदि स्किप कर देंगे तो स्किप करने से क्या होता है कि कुछ बातें हम डायरेक्टली मुख से बता देते हैं, ठीक है। और मुख से बताने के कारण कुछ चीज़ें हम लिख नहीं पाते हैं और जिन चीज़ों को लिख नहीं पाते हैं उन्हें आप सुन नहीं पाएंगे स्किप करने के बाद में, ठीक है। और सुन नहीं पाएंगे तो वो आपसे छूट जाएगी और परीक्षा में वही चीज़ अगर पूछ ली गई तो आपका 1 नंबर का नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किस देश का प्रतिष्ठित सम्मान है। ऑप्शंस दिए हुए हैं ग्रीस, फ्रांस, मिस्र, भूटान। तो देखिए अभी हाल ही में जो ग्रीस देश है वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहाँ का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वो क्या है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है, वो है ग्रीस। कौन सा है, ग्रीस। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले देख लीजिए फ्रांस का सम्मान कौन सा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वहाँ के से। वो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है। मिस्र का जो पुरस्कार है प्रतिष्ठित वो कौन सा है, वो है ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है। और आपका जो भूटान देश है वहाँ से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ड्रुक ग्यालपो, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ग्रीस। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने समय के बराबर होता है, 6 घंटे, 24 घंटे, 14 दिन या 1 महीना। तो देखिए जो दिन होता है वहाँ का वो 14 दिन का होता है, पृथ्वी के 14 दिन बराबर, ठीक है। और जो रात होती है वो भी 14 दिन के बराबर होती है। तो लगभग 29 दिन के करीब बन जाता है, दिन प्लस रात बराबर लगभग 28 से 29 दिन हो जाते हैं, ठीक है, 29 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, 14 दिन। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है, नई दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में या रुड़की में। तो इसका सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी जो स्पेलिंग होती है या शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, CBRI, CBRI, ठीक है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, ये है रुड़की में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाइड्रोलिक पावर हाउस में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा को, वायु ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को या जल की स्थित ऊर्जा को। तो इसका सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जो रासायनिक ऊर्जा होती है इसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, जो आपकी रासायनिक बैटरियाँ आती है ना वो है, तो बैटरी, ठीक है। और वायु को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, वो करता है आपका पवन चक्की, ठीक है।
और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? वो आपकी सोलर पैनल। ठीक है, अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है उसको देख लीजिए। यह है आपका जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कहाँ पर होता है? हाइड्रोलिक पावर हाउस में। कहाँ होता है? हाइड्रोलिक पावर हाउस में। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं, इनमें से किस राज्य का वन्य क्षेत्र सबसे कम है? ये आपको बताना है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है और बिहार है, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इनके क्षेत्रफल देख लीजिए, वन्य क्षेत्र जो हैं उनके बारे में जाने तो वन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं इनके, उन संख्याओं को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का वन्य जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है आपका 14,679, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल मतलब वन्य क्षेत्र, वो कितना है? वो है आपका 1425 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कितना है? वो है 37,258 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और बिहार का कितना है? बिहार का है 7288 वर्ग किलोमीटर। अब इन संख्याओं को देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, तो क्या है? हरियाणा। इसका सही उत्तर क्या है? हरियाणा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से अनल और अनिल का जो युग्म है उनका सही समानार्थी युग्म कौन सा होगा? तो पानी नल, अग्नि वायु, जल वायु, अग्नि पृथ्वी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए, अनल किसे कहा जाता है? अनल कहा जाता है अग्नि को। ठीक है, अग्नि को। और अनिल कहा जाता है वायु को। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए ऑप्शंस में कि कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है इनमें से। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, अग्नि और वायु। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है अग्नि और पृथ्वी। तो इसमें पृथ्वी के लिए कोई ऑप्शन देना चाहें तो वो क्या होगा? अवनि, अवनि, धरा, भू, भूमि। ठीक है, इस प्रकार से इसके सही पर्यायवाची होंगे। अग्नि के पर्यायवाची क्या हैं? अनल, हुतासन, कृषाणु, पावक। ठीक है, पानी के जल, नीर, वार्य, तोय, अम्बु। ठीक है, वायु के सलिल। ठीक है, वयार, हवा। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रमा पर जहां चंद्रयान 3 उतरा था उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? ये आपको बताना है। तिरंगा पॉइंट है, शिव शक्ति पॉइंट है, ये दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही में 23 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड करा गया है, जो भारत के सैटेलाइट माध्यम से भारत का जो चंद्रयान भेजा गया था इसरो के माध्यम से। ठीक है, वो है चंद्रयान 3 और वह चंद्रमा पर लैंड कर गया। सही मतलब सॉफ्ट लैंडिंग हो गई उसकी आसानी से। तो इसका सही उत्तर क्या है? जिस स्थान पर वह उतरा था उसका नाम दिया गया क्या? शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट। और जो रोवर है वो जहाँ जहाँ चहलकदमी कर रहा है, यानी जहाँ कहीं भी उसके पद चिन्ह पड़ रहे हैं, उस स्थान को क्या नाम दिया गया? तिरंगा पॉइंट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। क्या है? ऑप्शन नंबर 2, शिव शक्ति पॉइंट। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह अक्षर
किस प्रकार का व्यंजन है, ये आपको बताना है। संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं क्षत्रज्ञ, ठीक है, क्षत्रज्ञ, ठीक है। इनके बारे में किस प्रकार ये संयुक्त व्यंजन है, इनको पहले ही वहाँ पर क्लास में बता दिया गया है। अगर आप चाहो तो देखना, क्लास में देख सकते हो, हिंदी की प्लेलिस्ट में बना हुआ है पूरा, और क्लास भी उसमें पड़ी हुई है। बहुत विस्तार से बताया गया है कौन सा ऊष्म व्यंजन है, कौन सा अनुनासिक है, कौन सा संयुक्त है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, वो सब उसमें बताया गया है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन में बताएं, ऊष्म व्यंजन में क्या होते हैं? श, स, स, ह। ये संयुक्त क्यों होते हैं? क्योंकि दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। दो ही व्यंजन होते हैं वैसे, दो के मेल से बने होते हैं। अंतिम तो वो व्यंजन न होके स्वर होता है, ठीक है। तो आधा का, आधा श और छोटा आ, इन तीनों के मेल से जो बनता है वह छ बनता है। त्र किससे बनता है? आधा ता और आधा रा से। ज बनता है वह किससे बनता है? आधी जा और आधा या, जो चोले वाली ये या होती है, इससे आधा जा और आधा या। इससे ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है इन्हें? श श श ह इनको, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, इस प्रकार इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अनुनासिक, अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं इन्हें नासिका के द्वारा बोला जाता है। तो जो पंचम वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग के, उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। यमंगणनम, ठीक है, य म अंग ण न, ठीक है। इस प्रकार ये पंचम वर्ण जो हैं अनुनासिक कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य र ल, ठीक है, और व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य र ल और व, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रतिवर्ष किस दिन नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की गई है? प्रतिवर्ष किस दिन नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा? तो किस दिन के लिए घोषणा की गई है? 15 अगस्त है, 26 जनवरी, 23 अगस्त या 2 अक्टूबर? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 23 अगस्त, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान है वो सही सलामत 23 अगस्त को वहाँ पर चंद्रमा पर उतर गया, तो इस वजह से उसको 23 अगस्त के दिन नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की गई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तिरोभाव का सही विलोम शब्द क्या है? ये आपको बताना है। अभाव, आदर, आविर्भाव या शोभनीय? तो इसका सही उत्तर देखने से पहले देखिए इसका अर्थ क्या होता है। तिरोभाव का जो अर्थ होता है वो होता है आपका छिपना या अदृश्य होना, छिपना या अदृश्य होना, ठीक है, अदृश्य होना। और अभाव का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु की कमी हो जाना, ठीक है, पूर्ति ना होना, ठीक है, तो क्या होता है? अभाव। अभाव का विलोम क्या बनेगा फिर? भाव या फिर प्रचुरता, ठीक है। और आदर, आदर का मतलब क्या होता है? इज्जत देना, सम्मान देना, ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा अनादर, अनादर, ठीक है। और अगला है शोभनीय। शोभनीय का विलोम शब्द क्या होगा? अशोभनीय, अशोभनीय, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आविर्भाव। आविर्भाव का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है प्रकट होना, प्रकट होना, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है? आविर्भाव। ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? त्याज्य, प्रजापति, शेष या क्रिय? तो देखिए, प्रजापति कैसे लिखा जाता है? प्रजापति कहीं आपने लिखा हुआ देखा होगा, तो कैसे लिखा होगा? प्रजापति, ठीक है, प्रजापति। और शेष कैसे लिखा मिलेगा? शेष मिलेगा शेष, ये वाला सा मिलेगा। और क्रय कैसे मिलेगा? क्रय मतलब खरीदना, क्रय, ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा। तो ये तीनों तो गलत हो गए। अब इसका सही उत्तर क्या है वो देख लीजिए। सही उत्तर है त्याज्य, ठीक है। त्याज्य सही वर्तनी की दृष्टि से शब्द है। रेशम के कीड़े से उसकी किस अवस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। अंडे से, कोकून से, वयस्क अवस्था से उसकी से, या लार्वा से। तो देखिए, जो लार्वा होता है ये तो उस रेशम को बनाने में सहायता प्रदान करता है और इस प्रकार से वह अपने आप को आवरण के रूप में ढकता रहता है लार्वा के जो रेशे बनती हैं उनसे। और जब पूरी तरह से वो अपने आप को ढक लेता है तो वो क्या कहलाता है? कोकून कहलाता है। उस कोकून को जब गर्म किया जाता है, खौलाया जाता है पानी में, तो उससे रेशम प्राप्त होता है जिसे कपड़ा बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? वो है आपका कोकून, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्तनधारी जीवों में स्टार्च का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो स्तनधारियों में जो स्टार्च का पाचन होता है वो कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। ग्रासनली में, आमाशय में, मुख में या फिर छोटी आंत में। तो देखिए, जो मुख होता है इसमें से लार निकलती है, ठीक है, और उसमें ही स्टार्च को पाचन करने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? वो है आपका मुख, ठीक है। क्या है? मुख में, मुख में, ठीक है। ग्रास नली के माध्यम से भोजन अंदर आमाशय तक पहुंचता है और आमाशय से फिर छोटी आंत में पहुंचता है। आमाशय में क्या होता है? इसमें HCl मिल जाता है। HCl भोजन में मिल जाता है जिससे वह पचाने का कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, जो पित्त होता है, अम्ल होता है, वह भी इसी में मिल जाता है और उसको पचाने में सहायता करता है, गलाने में सहायता करता है। और उसके बाद में भोजन आगे की तरफ छोटी आंत में चला जाता है, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली कौन सी रेखा है? एक तो ये देखिए, वह है कर्क रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। यानी भारत में बीचों बीच से होके जो निकल के जाती है वो है कर्क रेखा। और उस कर्क रेखा को भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो 2 बार पार करती है। वो कौन सी है? माही नदी। गुजरात के पास में ये माही नदी इस प्रकार से यूं कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई अरब सागर में जा मिलती है, ठीक है। बाकी सोन नदी, रेहंद नदी और ये आपकी बेतवा नदी, ये तीनों ही कहाँ पर मिलती हैं? एक बार काटती हैं उसको, कर्क रेखा को एक एक बार काटती हैं बस, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? माही नदी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता? ऑप्शन दिए हुए हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो गंगा का भी ऑप्शन उसमें मिलता है, गंगा का नाम मिलता है, यमुना का नाम भी मिलता है, सरस्वती का नाम भी मिलता है, लेकिन आपकी जो नर्मदा नदी है उसका नाम ऋग्वेद में नहीं मिलता। तो इसका सही उत्तर क्या है? नर्मदा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? उसका नाम बताना है आपको। अमेरिका, भारत, रूस या चीन? कौन सा इसका सही उत्तर है ये बताना है आपको। तो देखिए, जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है ये
NS पोल हो गए आपके, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अब होता क्या है कि जो उत्तरी ध्रुव है आपका, इस पे तो पहले से ही पहुंच गए थे, भारत भी पहुंच गया, अमेरिका भी पहुंच गया, रूस भी पहुंच गया और चीन भी पहुंच गया। लेकिन जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। लेकिन अभी 23 अगस्त 2023 को हमारा जो इसरो है, जो सैटेलाइट को लॉन्च करता है, उसने श्रीहरिकोटा से एक सैटेलाइट भेजा और उसका नाम क्या था? उसका नाम था चंद्रयान-3। ठीक है, और उस चंद्रयान-3 के माध्यम से हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुके हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत। यह एकमात्र देश है अभी दक्षिणी ध्रुव पर, एक बार में ही पहुंचे हम, पहले ही प्रयास में। बाकी अन्य जो देश हैं उनके अब तक मिशन फेल हो चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। आइए इसमें देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का सही समानार्थी है? भूधर, पादप, आगार या घन? तो देखिए, जो पादप है, पादप का अर्थ होता है आपका पेड़ या वृक्ष। ठीक है, पेड़ या वृक्ष। और आगार का मतलब क्या होता है? आगार का मतलब होता है आपका भवन या घर। घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है बादल या हथौड़ा या फिर घना, घना, गहन। ठीक है, गहन बोलते हैं जैसे गहन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? भूधर। भूधर को राजा के लिए भी प्रयोग कर लिया जाता है कहीं कहीं साहित्य के क्षेत्र में। जब कविताएं लिखी जाती हैं तो भूधर आ जाता है उसमें। ठीक है, राजा के लिए और पर्वत के लिए भी भूधर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? भूधर। हमारा ये एक प्रश्न है जो करंट से जुड़ा हुआ है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है NGT, इसका अध्यक्ष कौन बना है? ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए, नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है, प्राधिकरण, उसका अध्यक्ष कौन बना है? उसका अध्यक्ष बना है आपका प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव। ये वास्तव, ठीक है, ये क्या है? पहले कोलकाता हाई कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में क्या रहे थे? न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश हैं ये। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट के। तो प्रकाश श्रीवास्तव NGT के अध्यक्ष बने हैं। तो आज के प्रश्न यहीं पर पूर्ण होते हैं। अन्य किसी प्रैक्टिस सेट की कक्षा के साथ में हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अन्य क्लासेज भी इसी चैनल पर उपस्थित हैं, गणित की, रीजनिंग की और हिंदी की। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट भी GK के और रीजनिंग के, मैथ के चल रहे हैं, उनको देखते रहिए। हिंदी के भी इनमें प्रश्न दिए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स भी दिया जा रहा है, तो इसको भी देखते रहिए। आपकी परीक्षा से पूर्व ही इतनी तैयारी करा दी जाएगी, उस प्रकार की तैयारी करा दी जाएगी कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनमें से प्रश्न भी आपको सीधे सीधे मिल सकते हैं परीक्षा में, उस स्तर के ये प्रश्न हैं। ठीक है, तो हमारे साथ में बने रहिए। हमें आज्ञा दीजिए, हमें अनुमति दीजिए। चलते हैं। जय हिंद।